What is the role of police in investigating a crime? So लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो स्टोरी थी, शांति की स्टोरी, वो पढ़ी थी और उसमें हमने काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारे जो लोगों का रोल है, उनका हमें थोड़ा सा आइडिया लगा था किस किस तरीके के लोग इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके बारे में हमें पता चला था। हमने लॉयर्स की बात की थी, एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की, पुलिस की बात की, जज की बात की, तो इन सब की हमने बात की थी, राइट। अब हम इनका एक एक करके जो है रोल समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पुलिस के रोल के साथ कि आखिरकार किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है। One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है पुलिस का वो ये होता है कि अगर किसी भी क्राइम के अगेंस्ट पुलिस के पास कोई कंप्लेन आती है, कोई शिकायत दर्ज होती है, तो पुलिस के काफी सारे कामों में से एक काम ये भी है कि फिर वो उस कंप्लेन के ऊपर एक तरीके से तफ्तीश करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया है कि इस पर्सन ने मेरे घर में चोरी की है, तो फिर पूरा देखा जाएगा कि क्या सामान चोरी हुआ। जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब मिसेस शिंदे ने शांति के ऊपर चोरी का केस लगाया, उस पर इल्जाम लगाया, तो पुलिस आई और उसने शांति के एक तरीके से उसने भी शांति के बैग की तलाशी ली होगी बाद में, और जो भी एविडेंसेस थे वो इकट्ठा किए, जो विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट्स दर्ज की। तो इस तरीके से पुलिस का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, तहकीकात करना। An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, जो हम कह रहे हैं तफ्तीश करना, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? देखो, तफ्तीश करना मतलब यह है कि खोजबीन करना, जो कंप्लेन हुई है उसके बारे में और डिटेल में समझना। अगर कोई एविडेंसेस मिले हैं, कोई सबूत मिला है, तो उस सबूत को इकट्ठा करना। मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद क्या है, चाकू से मर्डर किया था और चाकू जो है वो लाश के पास पड़ा मिला है, तो वो चाकू क्या हो गया? एविडेंस हो गया, है ना, कि उस चाकू से कत्ल किया गया है। तो पुलिस उस चाकू को अपने पास रख लेगी, फिर उस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी है एकदम अच्छे से देखेगी, जो मुजरिम है उसका पता लगाने की कोशिश करेगी। तो जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उनको इकट्ठा करती है। साथ ही साथ विटनेसेस, मान लो मर्डर की बात करें, किसी ने किसी को कत्ल करते हुए देखा, तो जिस पर्सन ने देखा वो क्या है? विटनेस है। उसने देखा कि हाँ यहाँ पे किसी ने किसी का कत्ल किया है, तो वो बता सकता है कि मैंने इस पर्सन को देखा था, उसका हुलिया ऐसा था, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, वो आया पीछे से चाकू मार दिया, वो पूरे इंसिडेंट को बताएगा। तो मतलब विटनेसेस कौन होते हैं? जिन्हें की केस के बारे में नॉलेज होती है, जिन्होंने कुछ ना कुछ जो कंप्लेन हुई है, जिस बारे में वो कंप्लेन हुई है उसके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज है, या उन्होंने कुछ देखा है, या उन्होंने कहीं से कुछ सुना है, तो वो हो गए विटनेसेस। तो विटनेसेस के बयान को दर्ज करना, एविडेंसेस को इकट्ठा करना इन्वेस्टिगेशन में आता है। On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. जब पूरे इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, विटनेसेस के जो बयान हैं वो दर्ज हो जाते हैं, तो पुलिस क्या करती है? एक ओपिनियन बनाती है। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. तो जो भी उसने सबूत वगैरह इकट्ठे किए, अगर उन सभी सबूतों से ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है वो सच में गिल्टी है, अगर ऐसा लग रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? वो एक चार्ज शीट दर्ज करेगी कोर्ट में। मतलब कि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वो पर्सन गिल्टी है, बस पुलिस को ऐसा लग रहा है सबूतों को देखकर कि हाँ ये पर्सन हो सकता है कि ये गिल्टी है। ये सारे जो सबूत हैं ये कुछ इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन गिल्टी हो सकता है। जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब पुलिस आई, पुलिस ने जो है 10,000 रुपए जो है वो देखे कि शांति के बैग से 10,000 रुपए का एक एनवलप जो है निकला है, तो पुलिस को ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है, जैसा कि मिसेस शिंदे कह रही हैं कि हो सकता है कि इसने, जो शांति है, उसने चेन को चोरी किया और उस चेन को बेच कर ये 10,000 रुपए पाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो शांति है उसने चोरी की हो। तो सबूतों को देख के पुलिस को ऐसा लगा, उसने ओपिनियन बनाई कि हाँ हो सकता है कि शांति ने चोरी की थी, और इस वजह से फिर उसने क्या किया? पुलिस ने कोर्ट में एक चार्ज शीट जो है वो दर्ज की। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बात की थी कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि सारे काम पुलिस करती है, पुलिस सजा देती है, पुलिस जो है ये डिसाइड करती है कौन गिल्टी है कौन नहीं, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम क्या है? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कंप्लेन दर्ज की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, और फिर जो भी सबूत वगैरह मिले उसके आधार पे पुलिस को ऐसा लगा कि अगर जो पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो गिल्टी है, तो फिर उसने चार्जशीट दर्ज कर दी।
अभी पुलिस ने ये साबित नहीं किया है, पुलिस ने कोई भी एक तरीके से डिसीजन नहीं दिया है कि हाँ ये पर्सन गिल्टी ही है, और पुलिस के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वो किसी पर्सन को दोषी ठहरा सके या उसे सजा दे सके। ये जो काम है ये जज का होता है, राइट। You read in unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. हमने यूनिट 2 में लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने ये समझा था कि हमारे देश में क्या है, कानून सबसे ऊपर है, लॉ सबसे ऊपर है, और सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने एक समान हैं और सभी को ये जो कानून है उसका पालन करना होता है। This includes the police. अब हम कह रहे हैं कि अगर सभी को कानून का पालन करना है तो मतलब पुलिस को भी कानून का पालन करना पड़ेगा। Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights. और इसीलिए पुलिस जो भी काम करती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, उसे हमेशा इन सभी कामों को, इन्वेस्टिगेशन को कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। जो भी वो काम करेगी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लॉ का उल्लंघन ना करे और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करे। मतलब कि जिन लोगों पे इल्जाम लगा है, अभी उनका इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तो उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, उनके जो अधिकार हैं वो उनको प्रॉपर्ली दिए जाएं। इस तरीके से जब भी पुलिस अपना काम करेगी तो वो कानून के दायरे में रह के ही काम करे, राइट। The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस के लिए निकाली हैं कि जब भी पुलिस अपना कोई काम करेगी, अगर किसी को वो अरेस्ट कर रही है, मतलब कि पकड़ रही है, हिरासत में ले रही है, डिटेंशन मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से जब किसी को जेल में डाला जाता है, मतलब कि जब पुलिस जो है वो किसी को जेल में डाल रही है या इंटेरोगेशन कर रही है। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, सवाल जवाब करना। तो अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी को जेल में डाल रही है, किसी से इंटेरोगेशन कर रही है, जो सवाल जवाब है वो कर रही है, तो इन सभी कामों को करते हुए पुलिस को कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी को भी टॉर्चर करे, किसी को भी प्रताड़ित करे, उसको मारे पीटे या उसको गोली से मारे, मतलब उसके ऊपर गोली चलाए। पुलिस को ये अधिकार नहीं है। They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. और जो पुलिस है वो किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए सजा नहीं सुना सकती, भले ही वो ऑफेंस कितना ही छोटा हो। आप ये नहीं कह सकते कि जब बहुत बड़ा क्राइम होगा, किसी ने किसी को मारा होगा, तब जज सजा सुनाएगा, और जब कोई छोटा सा किसी ने चोरी वोरी कर ली छोटी मोटी, तब पुलिस सजा सुना सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो किसी भी केस में सजा नहीं सुनाएगी, पनिशमेंट नहीं देगी। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, सबूतों को इकट्ठा करना है और कोर्ट के सामने मुजरिमों को पेश करना है। जो पुलिस है वो किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकती, उसे टॉर्चर नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान की तहकीकात हो रही है, पूछताछ हो रही है और वो उसे मारे जा रही है, पीटे जा रही है, उसे किसी पर्सन को जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, ऐसा गलत है। अगर वो करती है तो पुलिस की गलती है, उसे ऐसा अलाउड नहीं है, राइट। और किसी भी ऑफेंस के लिए, पेटी ऑफेंसेस मतलब छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए भी वो सजा नहीं सुना सकती। और ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस वो सभी काम होते हैं जिन्हें कि हमारा लॉ क्राइम के कैटेगरी में रखता है कि हाँ उसने क्राइम किया है, ठीक है, गुनाह किया है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस के लिए लेकी हैं। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for arrest, detention and interrogation of any person. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो बताए हैं जिन्हें कि पुलिस और जो दूसरी एजेंसी जो कि इसी तरीके का काम करती हैं वो अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन के टाइम जो कि उन्हें फॉलो करनी है, राइट। पुलिस और दूसरे एजेंसीज को अरेस्ट के टाइम अगर वो किसी का अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को डिटेंशन कर रहे हैं या किसी से पूछताछ कर रहे हैं, इन सब कामों को करते हुए कुछ उन्हें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। These are known as the DK Basu guidelines and some of these includes. अब ये जो गाइडलाइंस पुलिस और ये सब के लिए रखी गई हैं, अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन के लिए, इनको हम क्या कहते हैं? DK Basu गाइडलाइंस। और इनमें से कुछ जो गाइडलाइंस है वो कौन कौन सी हैं? The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation. वो पुलिस ऑफिसर जो कोई भी अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से एकदम ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क पहनना है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना, वर्दी पे बैज लगा रहता है जिसमें कि उनका नाम और उनकी जो डेजिग्नेशन है एक तरीके से वो लिखी रहती है,
और डेजिग्नेशन भी जैसे हमने देखा है स्टार्स वगैरह वगैरह लगे रहते हैं वर्दियों पे, तो उनसे हमें पता चलता है कि ये पर्सन किस डेजिग्नेशन का है। तो इस तरीके के सभी आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स हैं, मतलब कि किसी की जो नेम हो गई, नेम प्लेट हो गई कि उसने प्रॉपर अपने नाम के जो बैज है वो पहना हुआ है, उसने प्रॉपर अपने जो डेजिग्नेशन के लिए उसको जरूरत है कोई भी स्टार लगाने, फीतियां लगानी है, वो सारी उसके पास हैं। मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से छुपाए ना, उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन लोगों को दिखनी चाहिए, उसका नाम जो है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। किसका? पुलिस ऑफिशियल का, जो कि अरेस्ट या इंटेरोगेशन कर रहा है। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of the arrest. अब जब भी आप कोई सब्जी वगैरह लेते हो तो क्या किया जाता है, आपको पूरा पर्ची बना के दिया जाता है, इतने की सब्जी है, इतने का आलू, इतने का प्याज, इस तरीके से आपको पूरी पर्ची बना के दी जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पर्ची बनाई जाती है कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, किस डेट को अरेस्ट किया जा रहा है, किस टाइम पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक मेमो जो है वो प्रिपेयर करनी होती है पुलिस को। It should be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. और ये जो मेमो है, जो पर्ची है, एक तरीके से इस पर्ची पे कम से कम एक विटनेस के जो है साइन होने चाहिए। अटेस्टेड मतलब एक तरीके से विटनेस ने उस पे अपना साइन किया होना चाहिए, और वो जो विटनेस है वो आरोपी के फैमिली मेंबर से भी हो सकता है, उसका अपना जो फैमिली मेंबर है वो भी हो सकता है, वो भी मेमो पे साइन कर सकता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और साथ ही साथ अरेस्ट मेमो के ऊपर विटनेस का साइन होगा। विटनेस के साथ साथ जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका भी साइन होगा। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस पर्सन को हिरासत में लिया जा रहा है, जिससे पूछताछ की जा रही है, उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने जान पहचान के पर्सन को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी जिसको वो जरूरी समझता है उसे वो बता सके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी पर्सन को जो है अरेस्ट कर लिया और उसको किसी से बात नहीं करने दे रहे, किसी को बताने नहीं दे रहे कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। तो अगर पुलिस ऐसा करेगी तो गलत होगा। उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी करीबी को अपने अरेस्ट के बारे में बता सके कि मुझे इस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after arrest. अब जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके करीबी, उसके फ्रेंड, रिलेटिव्स जो हैं वो उसके पास ही रहते हो सकता है कि वो पर्सन किसी दूसरे शहर में है और उसके घर वाले जो हैं किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। ऐसे केस में जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिलेटिव्स को पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन के रिलेटिव्स को इस अरेस्ट की जानकारी दे दें कि आपके इस फैमिली मेंबर को इस तरीके से, इस जुर्म की वजह से, इस चीज के इल्जाम की वजह से क्या है, अरेस्ट कर लिया है। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights. तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस वालों के लिए लेकर रखी हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो पुलिस को फॉलो करनी होती हैं किसी भी अरेस्ट, डिटेंशन या इंटरोगेशन के टाइम पे। बट हम बात करते हैं कि अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 ने और क्रिमिनल लॉ ने उस पर्सन को, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हैं। क्या क्या है वो? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है कि जब उसको अरेस्ट किया जाए तो वो पूछ सके कि भाई मुझे किस जुर्म के लिए, किस गुनाह के लिए तुम मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हो, राइट। तो उसको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस के लिए। मतलब कि जैसे शांति को पुलिस पकड़ के ले गई, अब पुलिस आए, दरवाजा खोले और शांति को पकड़ के ले जाए कि चलो 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 तुम्हें जेल ले जा रहे हैं, तो ये कोई बात बनेगी? तो शांति के पास ये अधिकार है कि वो रोक के ये पूछ सके कि ठीक है पुलिस, पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे ले किस लिए जा रहे हो, किस लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हो। तो ये जो पर्सन के पास, जो भी अरेस्ट हो रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो पूछ सके कि मेरे को किस जुर्म के लिए तुम अरेस्ट कर रहे हो। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा राइट ये है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के आगे जो है पेश करना चाहिए। उसका ये अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए। मतलब एक तरीके से उसकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। मान लो उसको पकड़ के रखा है, 4 दिन तक उसको जेल में रखा है, बाद में मजिस्ट्रेट के आगे उसको पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसकी तो कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दो। तो 4 दिन तक क्यों उसे जेल में रखा था? इसीलिए जो पर्सन है उसका ये अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया जाए, ताकि अगर मान लो
ये पता चले कि भाई पर्सन की कोई भी गलती नहीं है, उसको अरेस्ट नहीं करना था, तो उसको तुरंत की तुरंत छोड़ा भी जा सके, राइट, उसको फालतू में परेशानी ना झेलनी पड़े। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अब जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन गुनेगार ही है। तो आपकी भी सोसाइटी में मान लो कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है, तो अगले दिन से लोग क्या करने लगते हैं, उसको गंदे तरीके से बोलने लगता है, तुझे तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, तू तो गंदा है। तो जरूरी नहीं है जिस पर्सन को पुलिस पकड़ के ले जा रही है वो गुनेगार ही हो सकता है उसके ऊपर इल्जाम लगाया हो सकता है वो इनोसेंट हो, राइट। तो किसी भी पर्सन को आपको एटलीस्ट ऐसे ट्रीट नहीं करना, बाई चांस आपके आसपास कोई पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है, तो जब तक जज ये नहीं कह देता कि हाँ वो गिल्टी है, तब तक आप उसको गिल्टी नहीं मानोगे। तो क्या है कि ये अधिकार है उस पर्सन का कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक वो अरेस्ट के अंदर है, पुलिस ने उसको जेल में रखा हुआ है और उसका जो ट्रायल है अभी वो शुरू नहीं हुआ है, कोर्ट में पेशी जो है उसकी अभी शुरू नहीं हुई, उसका जो इल्जाम है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, तब तक पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर्सन को गंदे तरीके से ट्रीट करे, उसे मारे, उसे पीटे, उसे टॉर्चर करे। तो ये पुलिस का अधिकार नहीं है और ये उस पर्सन का अधिकार है कि उसको ट्रीट इस तरीके से ना किया जाए। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब हमने बहुत बार ऐसा सुना है, जैसा कि हमने शांति के केस में भी देखा कि किस तरीके से जब शांति को सुशील छुड़वाने आया, उसका भाई छुड़वाने आया, तो पुलिस ने सुशील को ही जेल में जो है बंद कर दिया और उसको मारा पीटा और उसको ये बोला कि तुम ये कबूल कर लो कि तुम्हारी एक गैंग है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती है और वो घर घरों से चोरी करती है। तो इस तरीके से एक झूठे केस को मनवाने की कोशिश करवाई जा रही थी पुलिस के द्वारा। तो हो सकता है कोई इनोसेंट पर्सन हो और उसको इतना पुलिस मारे, इतना पीटे कि वो पर्सन जो है दुखी होकर कह दे कि हाँ ये जुर्म मैंने ही किया है, भले ही उसने ऐसा ना भी किया हो। ऐसा हो सकता है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने पुलिस कस्टडी में अपना जुर्म कबूल किया है तो उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब कि कल पुलिस जो है मारे पीटे सुशील को और सुशील मान लेता कि हाँ हमारी ये गैंग है, और बाद में पुलिस उसका जो बयान है उसको रिकॉर्ड करके कहती कि हाँ देखो ये सुशील ने खुद बोला था कि इनकी कोर्ट में जाके वो बोले कि सुशील ने खुद बोला था कि इनकी एक गैंग है, ये मिलके चोरी करते हैं, तो यही लोग दोषी हैं। तो कोर्ट क्या कहता, चुप करो, ज्यादा मत बोलो। किसी भी पर्सन जो कि अरेस्ट है उसका हम कोई भी बयान जो है एज एविडेंस मानते ही नहीं है। हो सकता है तुमने इसे मार पीट के जो है जबरदस्ती ऐसा मानने के लिए कह दिया हो। तो इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में कोई भी कन्फेशन जब होगी, कोई भी पर्सन अपना जुर्म कबूल करेगा तो उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा, सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा। A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। कोई ऐसा लड़का जो कि 15 साल के नीचे का है और कोई भी औरत को पुलिस स्टेशन में सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कि पुलिस स्टेशन में पुलिस जो है बैठे बैठे ये नहीं कह सकती, किसी पर्सन को कॉल करे, किसी 15 साल से छोटे बच्चे को बुलाए कि अरे आओ तुम्हें पुलिस स्टेशन आना है, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, और किसी औरत को इसी तरीके से बुलाए कि अरे आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपसे पूछताछ करनी है। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो उसे उनके घर जाना पड़ेगा, उस 15 साल से नीचे के लड़के के पास जाना पड़ेगा और किसी भी औरत को के पास जाना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा और वहां पे पूछताछ करनी पड़ेगी। वो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, राइट। तो ये राइट जो है वो उस पर्सन के पास है जिनको की अरेस्ट किया जा रहा है, जिनसे इस तरीके से पूछताछ हो रही है। नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसको हमें शांति की स्टोरी से रिलेट करके आंसर देना है। When Shanti was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days. Was it legal for the police to detain him? Does it violate the D.K. Basu guidelines? तो इसमें पूछा गया है कि जब शांति को अरेस्ट किया गया था तो शांति के भाई सुशील को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 2 दिन तक जेल में रखा था। तो क्या पुलिस के लिए पुलिस ने ये जो काम किया क्या ये लीगल था? नहीं, क्योंकि सुशील के ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं लगा है। सुशील को किस लिए जो है जेल में डाला जा रहा है? तो पुलिस जो है ये इलीगल काम कर रही है, उसको किसी भी बिना इल्जाम के, किसी भी कारण के इस तरीके से उसको जेल में नहीं डाल सकती पुलिस। क्योंकि इल्जाम, चलो उन्होंने शांति को पकड़ा तो शांति के ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया था, बट सुशील के ऊपर तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था, ना ही किसी ने ये बोला था कि हमें सुशील पे शक है। तो उस पर्सन को तो बस बीच में उठाया और जेल में डाल दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो हाँ, पुलिस ने ये इलीगल काम किया, लीगल नहीं था। और हाँ, जब पुलिस ने ऐसा किया, जब पुलिस ने सुशील को जेल में डाला तो इसकी वजह से डीके बासु की जो गाइडलाइंस है उनका भी वायलेशन हुआ। Now second part is, did S.I. Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and not filing a case against her?
इसमें बोला जा रहा है कि क्या जो एसआई राव थे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन वगैरह पूछे, सवाल जवाब किए उन लोगों से, जैसे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे थे, उनसे प्रॉपर सवाल जवाब किया या नहीं, और प्रॉपर जो एविडेंसेस है क्या उन्होंने इकट्ठे किए कि नहीं शांति के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले। तो हमने शांति की कहानी में देखा था कि जब पुलिस आई, एसआई राव आए, तो उन्होंने बस वो लिफाफा जो कि मिसेस एंड मिस्टर शिंदे को मिला था उसको लिया और इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया शांति के ऊपर कि हाँ शांति जो है उसी ने चोरी की होगी और चलो हम तुम्हें जेल में ले जा रहे हैं, इस तरीके से। मतलब कि एसआई राव ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से कि क्या आपने इन्हें चोरी करते हुए देखा, क्या आप इन्हें प्रॉपर तरीके से पैसे वैसे देते हैं, इनकी जो सैलरी है वो इन्हें टाइम टू टाइम देते हैं, अगर देते हैं तो फिर इन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, क्या कोई और ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि शांति और के पास जो पैसा है वो आया हो, क्या जरूरी है कि उसने बेचा ही होगा, जो सोने की चेन जो चोरी की है वो जरूरी है उसने चोरी ही की होगी। तो इस तरीके से और क्वेश्चंस पूछे कि आप कहाँ थे, क्यों आपको लगता है कि आपने जो शांति है उसने चोरी की होगी, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एसआई राव ने नहीं पूछे, उन्होंने बस सीधा जो है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की बात पे यकीन कर लिया और शांति को अरेस्ट करके ले गए। In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think SI Rao could have done as part of his investigations? अब हमने जो पुलिस की ड्यूटीज पढ़ी उनके मुताबिक बोला जा रहा है कि आप उन ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए ये बताओ कि जो एसआई राव हैं वो और क्या क्या कर सकते थे इस इन्वेस्टिगेशन में। तो हमने देखा सबसे पहले तो उन्हें सवाल जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से करने चाहिए थे, उनको इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की बात सुनी, उन्होंने शांति की तो बात सुनी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड होकर काम किया, एक ही पक्ष का जो है साथ दिया या यूं कहें उसकी बात सुनी, दूसरे पक्ष को तो उन्होंने सुना ही नहीं। तो थोड़ा आराम से जो है थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए था। साथ ही साथ पुलिस ने किस तरीके से सुशील को भी अरेस्ट कर लिया, उसको जेल में डाला, उसको मारा पीटा, वो भी नहीं करना चाहिए था एसआई राव को। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। अब हम थोड़ा से अलग सिनेरियो की बात करेंगे। कैसा अलग? शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन दैट मिस्टर शिंदे's 20-year-old son had stolen rupees 15,000 that they had been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? तो अब हम थोड़ी सी ना जो हमने स्टोरी पढ़ी है किस तरीके से मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की जो है एक चेन चोरी हो जाती है और वो शांति के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। शांति उनके घर में काम करती थी तो वो इल्जाम लगाती हैं कि इसी ने काम करते टाइम मेरी जो चेन है वो चोरी की होगी। तो अब हम स्टोरी को थोड़ा सा बदलते हैं। हम ये सोचते हैं कि शांति और सुशील जो है कुछ पैसे पिछले काफी टाइम से वो बचा रहे थे, लगभग 15,000 रुपए जो है उन्होंने जमा कर लिए थे और अब वो 15,000 रुपए जो है वो चोरी हो जाते हैं और शांति और सुशील को लगता है कि जो चोरी है वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के 20 वर्षीय लड़के ने की है, मतलब उनके बेटे ने जो शांति और सुशील है उनके 15,000 रुपए जो है वो चोरी कर लिए हैं। सुशील और शांति जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के जो बेटे हैं उन्होंने हमारे पैसे चोरी कर लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से कार्रवाई होती, बहुत ही प्रॉम्प्टली जो है वो इनकी एफआईआर लॉन्च की जाती, जैसा कि हमने मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के केस में देखा पहले कि जब उन्होंने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया तो किस तरीके से पुलिस ने जल्दी से उनकी कंप्लेंट लॉन्च कर ली। तो क्या इस सिनेरियो में भी ऐसा ही होता कि जल्दी से शांति और सुशील की जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाती? तो हमें पता है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल ही होता। जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, जो पुलिस है, वो उनको डांट के भगा देती है, अरे तुम्हारे क्या पैसे चोरी करेंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा था भी, क्यों झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो इस तरीके से हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में जाके शांति और सुशील को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता और बहुत मुश्किल से हो सकता है कि उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाती। List a few factors that in your opinion may influence the decision of the police to register or not register an FIR। तो हम क्या क्या कारण ऐसे सोच सकते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि जो पुलिस है वो उनकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर लेती या नहीं रजिस्टर करती। तो हमने कहा कि इतने आसानी से हो सकता है कि पुलिस ने शांति और उसके ब्रदर की एफआईआर जो है वो ना दर्ज की होती, क्योंकि पहले हम एक फैक्टर बोल सकते हैं कि वो दोनों गरीब हैं, तो उनकी बात के ऊपर इतनी जल्दी पुलिस जो है वो नहीं विश्वास की होगी, वो उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करेगी। तुम्हें कैसे पता कि मिसेस शिंदे के बेटे ने ही चोरी की है, क्या तुमने उन्हें चोरी करते हुए देखा है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो, ज्यादा इल्जाम मत लगाओ। तो इस तरीके से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि वो गरीब हैं। ऊपर से हो सकता है कि उनको जो फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी हो, कोई फॉर्म्स वगैरह भरने हो, ऐसा कुछ जो प्रोसीजर है हो सकता है वो उसको अच्छे तरीके से ना कर पाए हो, इस वजह से जो पुलिस है उसने प्रॉपर तरीके से एफआईआर जो है वो दर्ज ना की हो।
वैसे तो एफआईआर दर्ज करने में इतना कोई प्रोसीजर होता नहीं है, नॉर्मली कोई पर्सन जो है वो जाएगा, अपनी जो कंप्लेन है वो बताएगा और पुलिस को वो लॉन्च करनी होती है। तो एक कारण जो सबसे बड़ा निकल के आता है वो ये है कि हाँ वो गरीब है, तो इस वजह से हो सकता है पुलिस उनकी जल्दी ना सुने। अभी तक हमने एफआईआर जो है वो थोड़ा बहुत बीच बीच में डिस्कस किया है, जैसे कि अभी इन क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया कि क्या जो सुशील और शांति की जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाती, क्या एफआईआर जो पुलिस है वो लॉन्च कर देती अगर ये दोनों कंप्लेन लेके आते। तो ये एफआईआर है क्या, तो इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी जरूरी है। तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आपको नाम से ही पता चलता है कि पहली जानकारी, मतलब कि जब भी किसी पुलिस वाले को जो पुलिस स्टेशन में आके अगर कोई सबसे पहले किसी क्राइम की जानकारी दे रहा है, तो क्या वो जानकारी दी गई, किस तरीके से कंप्लेन की, तो वो उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigation into a crime. अब FIR इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक पुलिस जो है वो अपना काम, इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस किस बेसिस पे जो तहकीकात है वो शुरू करेगी, जब तक कि वो कंप्लेन रिसीव ही नहीं करेगी। और कंप्लेन कैसे रिसीव करेगी, एफआईआर के थ्रू। पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेके आया और उस कंप्लेन को पुलिस जो है अपने पर्चे में लिख देगी, और जो पर्चे में लिखा उसने उसी को हम कह देंगे ये एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि जो किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी है कि वो कंपल्सरीली किसी भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखे, इंफॉर्मेशन लिखे, मतलब कि एफआईआर दर्ज करे जिसके बारे में कोई पर्सन अपनी कंप्लेन लेके आता है। मतलब कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन में अगर आ रहा है कि ये ऑफेंस हो गया है, ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। अभी यहाँ पे वर्ड आया है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें कि कोर्ट के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। तो कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके बारे में कोई पर्सन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो उसके लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लेन लेके कोई आ रहा है, तो हो सकता है वो खुद जाके जो है पुलिस को बोल बोल के बताए जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हो सकता है वो राइटिंग में पेपर पे लिख के दे रहे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। तो ओरली भी वो पर्सन अपनी कंप्लेन लिखवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और राइटिंग में देके भी पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। The FIR usually mentions the date, time and place of the offense, details the basic facts of the offense, including a description of the event। अब FIR में क्या क्या लिखा होता है, पहले तो डेट, किस डेट को वो जो ऑफेंस है वो हुआ है। किसी ने अगर चोरी कर ली है तो मतलब किसी के घर में चोरी हो गई, मतलब मान लो मिस्टर और मिसेस शिंदे की हम बात कर रहे हैं, उनके घर में चोरी हो गई, तो वो जाएंगे दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पे कि पुलिस पुलिस हमारे घर में चोरी हो गई है, आप एफआईआर लिख दो। तो पुलिस क्या बोलेगी, एफआईआर में लिखूं तो मैं क्या लिखूं, कब तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, किस दिन जो है चोरी हुई। तो फिर मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो डेट बताएंगे कि इस डेट को हमारे यहाँ चोरी हुई, लगभग ये टाइम था, इतने से इतने बजे के बीच में चोरी हुई है, और हमारे घर पे चोरी हुई है। प्लेस उन्हें बताना पड़ेगा, टाइम बताना है, डेट बताना है, और ऑफेंस की जगह बतानी है, और डिटेल्स बतानी है कि क्या क्या हुआ होगा। बेसिक फैक्ट्स बताने हैं, पूरा जो आप जिस चीज की कंप्लेन लेके आए हो उसकी डिटेल भी बताओ कि ऐसा हुआ, हम बाहर गए थे, तब जो शांति है वो घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो उसी टाइम जो है उसी के बीच में चेन जो है वो गायब हुई। मैं जब गई थी घर से निकल के, तब मैंने चेन जो है ड्रॉअर में रखी थी, फिर मैं घर से बाहर गई, मार्केट गई, फिर मैं आके देखी तो चेन थी ही नहीं, और इस बीच में सिर्फ और सिर्फ शांति ही अपने घर थी। तो इस तरीके से पूरी जो डिटेल है, पूरा जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। ये कहानी मैंने अपनी मर्जी से आपको बताई है ताकि आप एग्जाम्पल जो है वो समझ सको शांति की स्टोरी से रिलेट करके। द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मेंशन्ड। मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, एक्यूज्ड, वो दिखता कैसा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है। जैसे कि इस केस में मिस्टर एंड मिसेस शिंदे बताएंगे कि जो शांति है उसने हमें लगता है चोरी की है, हम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर है, इस तरीके से उसके बारे में बताएंगे। जो विटनेसेस हैं वो भी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी बताएंगे, गवाहों का भी जो नाम है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी लिखी जाएगी। द एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द कंप्लेनेंट। अब जो कंप्लेन कर रहा है उसका भी नाम पता जो है वो दर्ज किया जाएगा एफआईआर में। There is a prescribed form in which the police registered an FIR and it is signed by the complainant। अब FIR जो है वो ऐसे ही नहीं कि आपने डायरी उठाई और लिखना शुरू कर दिया।
एफआईआर लिखने के लिए भी प्रॉपर एक फॉर्म है जिसमें कि दर्ज होती है एफआईआर, मतलब कि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस फॉर्म में यहाँ पे उसने पूरा लिखा हुआ है, या नाम, यहाँ डेट, यहाँ जो भी है, इस तरीके से पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसमें कि एफआईआर दर्ज होती है। और उस एफआईआर में फिर जो कंप्लेनेंट है, मतलब कि जो पर्सन शिकायत कर रहा है, हमारे केस में मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो शिकायत कर रहे थे, तो उनका साइन जो है एफआईआर पे चाहिए होगा। The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police। अब जो कंप्लेन कर रहा है उसका ये लीगल राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो एफआईआर की कॉपी जो है वो पुलिस से मांग सकता है कि आपने ये कंप्लेन तो दर्ज कर दी, बट इसकी कॉपी हमें दे दो ताकि हमें पता लग सके कि आपने क्या क्या कंप्लेन जो है दर्ज की, क्या नहीं की। एक तरीके से प्रूफ के तौर पे जो एफआईआर है उसकी कॉपी कंप्लेनेंट के जो है वो ले सकता है। तो ये हमने समझा कि एफआईआर क्या होती है, क्यों ये इतनी ज्यादा जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। भाई जब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तब तक तो पुलिस अपना काम शुरू ही नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पूरे सेक्शन में वी गॉट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस and how it plays a crucial role in collecting all the evidences, recording the statements of witnesses, and forming an opinion whether the person who is being accused is having a possibility of being accused or guilty। मतलब कि जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्या सारे सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि हाँ वो पर्सन गिल्टी हो सकता है, तो ये ओपिनियन जो है वो पुलिस फॉर्म करती है। देन इट फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो हमने ये पूरा जो काम है एक तरीके से वो पूरा समझ चुका है कि क्या क्या जो काम है वो पुलिस करती है, किस तरीके से वो चार्ज शीट फाइल करती है, किस तरीके से वो एविडेंसेस इकट्ठा करती है, उसका काम क्या क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं वो लेकी हैं, किस तरीके से जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब उसके क्या क्या राइट्स हैं, वो सब हमने जो है डिस्कस कर चुका है।